Hello everyone, good morning to all of you. So बोर्ड परीक्षा 2026 का बहुत कम वक्त बचा है, बहुत कुछ ही दिन बचे हैं और इन कुछ दिनों में हमें एसएसटी के लिए वही पढ़ना है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। हमें उन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है। तो आज हम देखेंगे ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जहां से प्रतिवर्ष क्वेश्चन आते हैं और उनको क्वेश्चन पढ़ने पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। देखिए, जो एसएसटी एग्ज़ाम है वो 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है, जिसमें से 30 का प्रैक्टिकल होता है और विद नंबर मिलता है 30 का। 70 का रिटन पेपर होता है जिसको आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। 70 में से इस 70 मार्क्स में से 20 नंबर का एमसीक्यू होता है, 10 नंबर का मैप होता है और आपका जो है बचा 40 नंबर। 40 नंबर के लिए आप शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर यहाँ से आता है। वर्णात्मक प्रथम और वर्णात्मक सेकंड द्वितीय, ठीक इसका होता है। देखो, जो 20 नंबर का एमसीक्यू होता है इसमें टोटल 20 एमसीक्यू होते हैं। एक एमसीक्यू 1 नंबर का होता है, टोटल 20 नंबर, ठीक है। और इसमें से 5 एमसीक्यूज होता है आपका हिस्ट्री से, 5 एमसीक्यूज होता है ज्योग्राफी से, 5 होता है आपका सिविक्स और 5 होगा आपका इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। उसके बाद एमसी जो मैप होता है, मैप 10 नंबर का होता है। इसमें 10 क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। 5 क्वेश्चंस होते हैं आपका इतिहास से और 5 भूगोल से। इसमें नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र नहीं होता है। उसके बाद लॉन्ग और शॉर्ट आंसर। लॉन्ग आंसर की टोटल संख्या होती है 4 और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो मतलब टोटल 16 नंबर का। इसकी टोटल संख्या होती है 4, लेकिन क्वेश्चन होता है इसका, एक क्वेश्चन 6 नंबर का होता है, तो 24, तो 16 24 हो गया आपका 40। देखिए, ये तो हम समझ गए, लेकिन हमें जैसे कि एमसीक्यूज है, तो एमसीक्यूज कहाँ से पढ़ने हैं, मैप हमें कहाँ से पढ़ना है और हमें ये चीजें कहाँ से पढ़नी है। तो सबसे पहले जो एमसीक्यूज हैं, ये जो 20 एमसीक्यूज हैं, इसके लिए जो क्वेश्चन बैंक्स है और प्लस पीवाईक्यूज, जो अनसॉल्व में पीवाईक्यूज लिखे होते हैं, तो कम से कम 10 ईयर का आप बढ़िया पीवाईक्यू अच्छे से लर्न कर लीजिए, रट लीजिए एकदम। तो क्वेश्चन बैंक से और पीवाईक्यू से आप जो है एमसीक्यूज क्लियर कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट। यहाँ उसके अलावा एमसीक्यूज अलग से नहीं आएगा। उसके बाद जो 10 नंबर का मैप है, इसके लिए आपको क्या करना है, बहुत इजी तरीका है। इसके लिए भी पीवाईक्यू आप देखिए, पीवाईक्यूज आप 10 साल के देख लीजिए, मतलब कि जो अनसॉल्व्ड में जितने भी मैप्स के क्वेश्चन होते हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी के, तो वहीं से आप उसको कर लीजिए, वो मोर देन सफिशिएंट है। दूसरी चीज कि देखिए, मैप्स में जो क्या होता है कि बहुत, जैसे हिस्ट्री है, अब हिस्ट्री में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हर बार रिपीट होते हैं, जैसे कांग्रेस अधिवेशन। अब कांग्रेस अधिवेशन एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर वर्ष क्वेश्चन आता है। जैसे कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था, इसका अब जो है पहला जो अधिवेशन होता है, फर्स्ट अधिवेशन, वो होता है 1885 में और ये होता है मुंबई में, ठीक है। और कुछ और अधिवेशन जो इम्पोर्टेंट, जैसे कि इसका एक अधिवेशन होता है आपका 1905 में बनारस में होता है। आपको 1920 वाला अधिवेशन याद रखना। 1920 में 2 अधिवेशन होते हैं, एक वार्षिक और विशेष अधिवेशन, ठीक है। तो 1920 में एक होता है सितंबर महीने में, और जो सितंबर महीने में होता है वो होता है कोलकाता में आपका। और दूसरा हो गया आपका दिसंबर महीने में जो होता है वो होता है आपका नागपुर में। कहाँ होता है? नागपुर में। कोलकाता जैसे कि ये पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट पश्चिम बंगाल, और नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है। उसके बाद आप याद कर लीजिए, जो है 1927 वाला अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका होता है चेन्नई। कहाँ होता है? चेन्नई।
चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है, तमिलनाडु को पहले मद्रास कहा जाता है, ठीक है। तो कहीं कहीं पे लिखा होता है 1937 का अधिवेशन मद्रास में, तो घबराना मत, वही ठीक। उसके बाद एक अधिवेशन आपका है 1929 वाला, तो 1929 का होता है आपका अधिवेशन, ये भी दिसंबर में होता है, और ये कहाँ होता है, लाहौर में होता है, लाहौर। तो लाहौर ये एक ऐसा स्थान है जो भारत के बाहर भरा जाएगा, पाकिस्तान में, क्योंकि लाहौर अभी आता है पाकिस्तान के अंदर। आप देखोगे जो ऊपर जो बॉर्डर है पंजाब वाला रीजन, पंजाब के उस तरफ जैसे आप जाओगे वेस्ट में, बॉर्डर क्रॉस करोगे पाकिस्तान में एंटर करोगे तो लाहौर है। तो यही है जो भारत से बाहर भर जाते हैं। तो अगर आपने सिर्फ इतना अगर आपको तैयार एकदम प्रिपेयर है, तो हिस्ट्री का जो एक नंबर हिस्ट्री का आप कोई भी पेपर उठा लो, किसी भी वर्ष का, और जैसे एक वर्ष में 7 सेट होते हैं समथिंग अराउंड, तो किसी भी सेट का आप कोई भी पेपर उठाओ, आप जो है इनमें से एक क्वेश्चन मैप में जरूर देखेंगे, ठीक है। मिनिमम एक क्वेश्चन होता है, किसी किसी पेपर में 2 क्वेश्चन हो जाता है, तो ये सब तैयार रहेगा। और दूसरी चीज, ये सब आंसर राइटिंग के लिए भी अच्छा है। इसी तरह तो कुछ गिने चुने क्वेश्चन हैं, आपको वही रिपीट करना, बस आप 10 साल का पीवाईक्यूज करेंगे, खुद ही पता लग जाएगा कि वही बार बार वही रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। उसके बाद ज्योग्राफी में देखिए तो वो भी रिपीट होता है, ठीक। जैसे कि राजधानी पूरा, जैसे कि छत्तीसगढ़ का राजधानी पूछ लिया कि वह स्थान जहाँ पे छत्तीसगढ़ की राजधानी है, वह स्थान जहाँ उड़ीसा की राजधानी है, वह स्थान जहाँ महाराष्ट्र की राजधानी है, तो सिक्किम की राजधानी पूछ लिया, तो सभी स्टेट की राजधानी आपको पता होना चाहिए। और आप पीवाईक्यूज करेंगे तो वहां पे आपको आइडिया लग जाएगा कि वही क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है। तो 20 नंबर एमसीक्यू के लिए सिर्फ आपको क्वेश्चन बैंक के हर चैप्टर से आपको क्या करना है, बढ़िया पूरा अच्छे से एमसीक्यू क्लियर कर लेना है। और जैसे हिस्ट्री में हो गया, पहला से बहुत इंपॉर्टेंट, दूसरा तीसरा है बहुत इंपॉर्टेंट, चौथा इंपॉर्टेंट, ठीक है। हर चैप्टर के एमसीक्यूज यहाँ से मारना है, क्वेश्चन बैंक्स और प्लस पीवाईक्यूज है। मैप के लिए आप सिर्फ क्या कर सकते हो, आप सिर्फ जो है पीवाईक्यू सॉल्व करो, क्वेश्चन बैंक देने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद जो आता है आपका शॉर्ट और लॉन्ग आंसर। शॉर्ट आंसर जो होता है ये 4 नंबर का होता है, इसके अथवा में भी एक होता है, ठीक। जैसे कि ये 4 नंबर 4 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो 4 क्वेश्चन होंगे इसमें। एक क्वेश्चन आता है हिस्ट्री से, दूसरा ज्योग्राफी से, तीसरा सिविक्स, चौथा इकोनॉमिक्स से। तो एक के अथवा में एक होता है, दोनों में से आपको एक करना है। जैसे कि हिस्ट्री का है तो हिस्ट्री 2 आएंगे, उनमें से एक करना है। तो ज्योग्राफी 2 दोनों में से एक करना है, सिविक्स का 2 दोनों में से एक करना है, इकोनॉमिक्स का 2 दोनों में से एक करना है। तो ये जो है लॉन्ग आंसर, ठीक है। अब इसके लिए कुछ चैप्टर्स है, सर्टेन चैप्टर्स हैं, वही चैप्टर से हर वर्ष पूछे जाते क्वेश्चंस। अब उस चैप्टर्स के क्वेश्चंस आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। तो अभी हम आगे बात करने वाले वैसे कौन कौन से चैप्टर हैं जहां से शॉर्ट और लॉन्ग में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, उस पहले हम देखें, जो शॉर्ट आंसर होता है इसका आपको 150 शब्दों में उत्तर लिखना होता है, इसका 250 शब्दों में। अगर मैं 150-250 शब्द बात करूं, देखो इसका आप मिनिमम 2 पेज में लिखे, ठीक है। इसका मिनिमम 2 पेज में आंसर लिखे हो, इसका 3 पेज में, ठीक। इससे कम ना करिए भाई। अगर क्योंकि एसएसटी है, अगर मैथ और साइंस का न्यूमेरिकल नहीं है, क्योंकि आप सॉल्व कर दे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, तो इसमें आपको अच्छी राइटिंग में लिखना पड़ेगा। लिखने के लिए आपको राइटिंग अच्छा करना पड़ेगा, राइटिंग अच्छा होना चाहिए, बढ़िया कॉपी, जैसे कि ज्यादा लिखिए, ठीक है। इतना ज्यादा मत ना लिखे ओवर हो जाए, जैसे ये है तो इसका 2 पेज इनफ है, इसके लिए 3 पेज बहुत है, ठीक है। बस 3 पेज से कम ना हो, 3 पेज से ध्यान रखो, ज्यादा मत हो, इधर 2 पेज, ठीक। तो कहने का मतलब कि आपको राइटिंग अच्छी करनी है, और जो भी जैसे कि आप जैसे हिस्ट्री का क्वेश्चन लिख रहे हो, जो इंपॉर्टेंट चीजें आ गई, जैसे हिस्ट्री क्वेश्चन आ गई, जलियांवाला बाग हत्याकांड आ गया, अब वहां पे आप डेट जब मेंशन करोगे, तो डेट को आप अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर दो, अंडरलाइन कर दो, ठीक है। जैसे आप जैसे ब्लू पेन से लिख रहे हैं तो आप ब्लैक का यूज कर लो तो हाईलाइट हो जाएगा, या फिर आपने ब्लू से ही लिखा लेकिन उसको ब्लू से अंडरलाइन कर लिया तो हाईलाइट हो जाएगा। तो आप चीजों को, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, तो आप अंडरलाइन कीजिए और अच्छी राइटिंग में लिखे, और हेडिंग फॉर्म्स में लिखे। कोई भी आंसर है आप उसको हेडिंग फॉर्म में लिखना है स्टार्ट करें। हेडिंग फॉर्म में क्या होता है, चीजें सर्टेन होती है, जैसे कि आपने एक 6 नंबर की कोई क्वेश्चन है, आपने उसमें 6-7 हेडिंग बना दिया, बड़े अच्छे से लिख दिया, तो एक हेडिंग डाला, उसके नीचे 3-4 लाइन लिख दिया, 4 लाइन से ज्यादा नहीं, ठीक है। 4 लाइन के बाद दूसरी हेडिंग बदल जाना चाहिए, तो हेडिंग बदली, हेडिंग के ऊपर फोकस करिए। हेडिंग जितना अच्छा रहेगा मार्क्स उतना ज्यादा मिलेगा, ठीक है। जैसे कि बच्चे क्या होता है, मैं कॉपी चेक करता हूँ तो बच्चे कॉपी मिलती है, जैसे यहाँ पे हेडिंग डाला
और उस हेडिंग में पूरा पेज भर दिया, तो इसके लिए ये अच्छा तरीका नहीं है, बहुत कम मार्क्स मिलता है इस तरह। इस तरह एग्जामिनर को भी लगता है शायद बच्चों को ठीक से याद नहीं है, तभी इस तरह लिख दिया। तो हेडिंग्स बनाइए अच्छे से, और हेडिंग के नीचे अच्छे से अंडरलाइन कर दिए, सुंदर लिखिए, अच्छा साफ लिखिए, कटिंग नहीं होना चाहिए, ठीक। तो उसके आगे हम लोग आगे बात करते हैं कि देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, क्वेश्चन बैंक प्लस पीवाईक्यूज रट लेना, ठीक है। क्वेश्चन बैंक से जितने भी हर चैप्टर का एमसीक्यू वो रट लो, 10 साल के पीवाईक्यू जो अनसॉल्व रहता है अनसॉल्व सॉल्व कर लो, काम खत्म, मोर देन इनफ बस। और 10 नंबर मैथ्स के लिए हमें करना क्या है, हमें करना है जो पीवाईक्यूज है उसको सॉल्व कर लेना बस। 10 साल के पीवाईक्यू जो अनसॉल्व में लिखा उसको मैप वाले पोर्शन जो हमें डन कर लेना है। उसके बाद हम बात करते हैं भाई जो 40 नंबर के शॉर्ट और लॉन्ग है, ये इसके लिए हमें कहाँ तैयारी करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं फिर आगे। हेलो। सो हमें देखना था कि जो शॉर्ट आंसर है और जो लॉन्ग आंसर्स हैं उनके लिए कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। तो हमें देखना है कि वो जो लॉन्ग शॉर्ट आंसर्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो हिस्ट्री से और ज्योग्राफी से और सिविक्स इकोनॉमिक्स से आते हैं। इसमें जो हिस्ट्री के चैप्टर्स हैं जहाँ से शॉर्ट लॉन्ग आंसर अक्सर पूछे जाते हैं वही इंपॉर्टेंट हैं ज़्यादा, और प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं। जैसे हिस्ट्री में टोटल 5 चैप्टर्स हैं, उनमें से जो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और भारत में राष्ट्रवाद का उदय ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा एक और चैप्टर है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, तीसरा चैप्टर। तो आपको बाद में जो चौथा पांचवा चैप्टर जो इतिहास का उसको आपको छोड़ देना है। आप उसको तैयार जो है आप वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है और उससे एक्चुअली क्वेश्चन भी नहीं आते हैं शॉर्ट लॉन्ग में, आप उसको छोड़ सकते हैं, कोई मतलब नहीं उसका। आप पहले दूसरे तीसरे चैप्टर्स पे फोकस कीजिए। जो पहला चैप्टर है उसमें यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसमें देखेंगे जो फ्रांस की क्रांति है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको लर्न कर लेना है। फ्रांस की क्रांति के कारण आपको, इसका कारण क्या था और परिणाम क्या हुआ, ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। ये अच्छे से हेडिंग फॉर्म्स में याद कर लेना। नेपोलियन के ऊपर क्वेश्चन आता है कि नेपोलियन कौन था, ठीक है, ये कौन था। और ये एक चीज ध्यान रखना, इसने जो सुधार किए थे वो सबको पता होना चाहिए, ठीक है। सुधार के कौन कौन सुधार किया, एक चीज आप देखेंगे कि जो 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ था और उसमें नेपोलियन हार गए थे, तो उसके बाद वियना की संधि हुई थी, तो वियना की संधि में भी थोड़ा सा पढ़ लेना, इसे यहाँ से क्वेश्चन आता है। ये हो गया। उसके बाद यूरोप में राष्ट्रवाद, ये जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ, इस राष्ट्रवाद के जो उदय के कारण क्या था, ठीक, क्योंकि वाई नेशनलिज्म वाज राइज्ड इन यूरोप, क्यों उदय हुआ, ठीक। उसके बाद आपको एकीकरण पढ़ना है कि जर्मनी के एकीकरण में ऑटो वन बिस्मार्क की भूमिका क्या थी। ऑटो वन बिस्मार्क की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ऑटो वन बिस्मार्क की भूमिका, तो जर्मनी के एकीकरण में ऑटो वन बिस्मार्क की क्या भूमिका थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इटली के एकीकरण, इसका भी आपको लर्न कर लेना है। उसके बाद बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, इसके अलावा आपको शॉर्ट लॉन्ग में कुछ नहीं पढ़ना है। आपको इन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, अच्छे से जो है हेडिंग फॉर्म में अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। और जैसे कि अगर क्वेश्चन बैंक में जैसे कहीं कहीं पे क्वेश्चन पे हेडिंग्स नहीं होती हैं, तो डोंट वरी, यू हैव फॉर गूगल, आप गूगल कीजिए, धड़ाक से आएगा उसमें, आप उसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। उसके बाद भारत में राष्ट्रवाद, सेकेंड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आपको याद प्रिपेयर करना है कि भारत में जो राष्ट्रवाद था इसके उदय के कारण क्यों था, ठीक, कि ये उदय क्यों हुआ। दूसरा रोलेक्ट एक्ट याद कर लेने की, एक्ट जो आया था 1919 में वो क्या था और इसका परिणाम क्या हुआ। आप देखोगे इसका एक परिणाम होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो ये कब होता है, 13 अप्रैल 1919 को, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है, अच्छे से। और घटना में एक्चुअली होता क्या ये याद कर लेना है। और जनरल डायर जो है, सॉरी, जो चौरी चौरा कांड होता है आपका 4 फरवरी 1922 को, जब असहयोग आंदोलन चलता है उसके बाद एक कांड होता है,
गोरखपुर का एक वो है, एक टाउन है चौरीचौरा, तो चौरीचौरा कांड जो है अच्छे से याद लर्न कर लेना है। क्या होता है, एक कहानी की तरह आप पढ़ते चले जाइए बस, ठीक है। हिस्ट्री के क्वेश्चंस में होता है कि आप कहानी की तरह लर्न कर लो, बस हो जाएगा, फिर माइंड में बैठ जाता है। फिर उसको आप क्या करिए, अच्छे से आप रफ में कहीं नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, तो अपने माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। पूना पैक्ट अब 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर बीच में होता है, आपको इसको अच्छे से कहानी की तरह पढ़ लेना है। उसके बाद भारत में राष्ट्रवाद में एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह है कि एमजी महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए जो आंदोलन है वो आपको याद कर लेना। देखिए, जो आंदोलन है, जैसे कि 1917 में इसका जो इनका चंपारण सत्याग्रह होता है वो आपको लर्न कर लेना है। 1918 में 1918 में जो है एक आपको अहमदाबाद वाला और दूसरा क्या हो गया, खेड़ा, अहमदाबाद आंदोलन और खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। तो आपको ये सत्याग्रह आपको ये अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद 1920 में जो असहयोग आंदोलन चला, आपको वो अच्छे से तैयार कर लेना है। 1930 में सवने अवज्ञा आंदोलन, ये तैयार कर लेना आपको। और 1942 वाला भारत छोड़ो आंदोलन, तो आपको ये तैयार कर लेना है, ठीक है। 1942 वाला ये प्रिपेयर कर लेना। देखो इसमें क्या करना है आप सबको, इसमें आपको 3 हेडिंग, जितने भी आंदोलन है उसके 3 हेडिंग्स को तैयार करना है, ठीक है। एक जैसे कि आ गया, जैसे देखिए यहाँ पे जैसे आ गया कि भारत छोड़ो आंदोलन, तो पहला हेडिंग्स क्या होगा, इसका कारण क्या था, उसके बाद फिर इसका इसमें जो मेजर कार्यक्रम जो थे वो क्या थे, फिर अगला हेडिंग तीसरा होगा आपका कि इसमें परिणाम क्या हुआ आंदोलन का। तो कोई भी आंदोलन है आप 3 हेडिंग तैयार कीजिए। एक हेडिंग तैयार कीजिए कारण, दूसरा प्लस क्या इसमें कौन कौन से प्रमुख कार्यक्रम थे, ठीक है, कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं हुई, ठीक है। उसके बाद इसका परिणाम क्या होता है, ठीक है। तो ये आपको ये हेडिंग से याद कर लेना है, ठीक है। इसका कारण क्या था, जैसे कि चंपारण है तो चंपारण कारण क्या था, कार्यक्रम क्या था, इसमें प्रमुख घटनाएं क्या थी, परिणाम क्या हुआ। जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन है, तो भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था, कार्यक्रम क्या था और प्रमुख घटनाएं क्या थी, परिणाम क्या थे, 4 हेडिंग ऐसे ही हो गया। तो आप हेडिंग्स फॉर्म में लिखने का प्रयास करेंगे आंसर को, हेडिंग में ज्यादा मार्क्स मिलता है। हेडिंग्स डालिए, हेडिंग नीचे अच्छा अंडरलाइन कीजिए, जो डेट अगर हिस्ट्री क्वेश्चन डेट मेंशन कीजिए और डेट्स को हाईलाइट कीजिए अंडरलाइन के द्वारा, या फिर आप पेन का कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये चीजें हो गई, ठीक है। तो जैसे कि आगे महात्मा गांधी द्वारा क्वेश्चन आता है, जैसे महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 आंदोलन का नाम लिखिए और 3 आंदोलन का वर्णन कीजिए, तो आप सीधा छाप दीजिए इसको, सविनय असहयोग वाला, सविनय और भारत में तीनों छाप दीजिए आप, ठीक है। तो जैसे कि असहयोग 1930 होता है, इसमें एक बहुत प्रमुख कार्यक्रम होता है नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह को आप अच्छे से जो तैयार कर लेना, ठीक है। नमक सत्याग्रह, ये नमक यात्रा होती है, नमक यात्रा या फिर हमें दांडी यात्रा या फिर दांडी मार्च जानते हैं। तो 12 मार्च से निकलता है, 12 मार्च से निकलता है साबरमती आश्रम से, 12 मार्च को निकलता है और ये दांडी पहुंचता है 6 अप्रैल को, ठीक है। तो महात्मा गांधी विद देयर 78 वॉलंटियर्स के साथ निकलते हैं और जो है वहां पे जाते हैं। दांडी एक कोस्टल एरिया है, दांडी भी गुजरात में है और साबरमती गुजरात में है। तो दांडी पहुंचते हैं तो कोस्टल एरिया वहाँ पे एक कढ़ाई लेते हैं और थोड़ा सा पानी लेते हैं और पानी का नीचे जलाते हैं, तो वेपराइजेशन के थ्रू पूरा वाटर वेपर एटमॉस्फेयर हो जाता है, बचता पाउडर नमक, ठीक है। उसका यूज करते तो नमक कानून टूट जाता है। तो उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि हमने देखा भी पहले और दूसरे चैप्टर्स में हमें क्या क्या तैयारी करना है, बस इसके अलावा हमें कुछ नहीं पढ़ना, नथिंग, क्योंकि समय बहुत कम है और हमें अपनी तैयारी को एकदम बहुत स्ट्रैटेजिक तैयारी करनी है, हमें वही पढ़ना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एमसीक्यूज के लिए क्वेश्चन बैंक, हर चैप्टर्स के एमसीक्यूज रट डालो, सुबह शाम डेली पढ़ो।
उसके बाद मैप के लिए आपको करना क्या है, जो है अनसॉल्व है, अनसॉल्व के जितने भी पेपर उसमें अनसॉल्व में है, 10 साल 20 साल जो भी 10-15 साल है, आप पूरे हर पेपर्स का आप जो है क्या कर लीजिए, मैप वाला पोर्शन कंप्लीट कर लीजिए, बस हो गया। इसके लिए आप जो है कि शॉर्ट लॉन्ग आंसर्स के लिए आप इन चैप्टर्स की टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन बैंक से तैयार कीजिए, वहां पे हेडिंग्स नहीं है या फिर नहीं ठीक लग रहा है, याद नहीं हो रहा है, टफ लग रहा है, आप गूगल कीजिए, गूगल में आप चैट जीपीटी से करिए, चैट जीपीटी से आराम से आ जाएगा उस पर, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं तीसरे चैप्टर पे, इतिहास के। तो तीसरा चैप्टर है आपका भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे ब्रिटेन वुड्स समझौता, तो ब्रिटेन वुड्स समझौता में आपको तैयार कर लेना है कि इसका अर्थ क्या था, कि ब्रिटेन वुड्स समझौता एक्चुअली था क्या, और इस समझौते का उद्देश्य क्या था, ठीक है, मतलब किस लिए किया गया था समझौता, ठीक है। और उद्देश्य या फिर महत्व दोनों की चीजें हैं, ठीक। ये आपका हो गया, और जो है उद्देश्य या फिर मान, ठीक। उसके बाद अगला है कॉर्न लॉ। कॉर्न लॉ आपको तैयार कर लेना है कि ये क्या था और क्या था, ठीक है। इसका अर्थ मतलब ये क्या था, इसको निरस्त क्यों किया गया, ठीक है, इसको जो है खत्म कर दिया गया था। तो जब निरस्त किया गया तो इसके परिणाम क्या है। अब घबराइए मत, ये सारे क्वेश्चन जो है आपकी क्वेश्चन बैंक में मेंशन है, ठीक। प्रौद्योगिकी का मतलब टेक्नोलॉजी का, 19वीं सदी में टेक्नोलॉजी का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। प्रौद्योगिकी का वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभाव, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, प्रौद्योगिकी का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, आपको ये तैयार कर लेना है। और ये महामंदी, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसको आपने छोड़ना नहीं। अगर इसको आपने छोड़ दिया तो समझ लीजिए कि 4 नंबर 6 नंबर आपके हाथ से चला गया, ठीक है, आपके हाथ से नंबर चला गया, ठीक है। इसको जरूर तैयार कर लेना है। इस चैप्टर में तो सारे चारों इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर मैं सिर्फ एक क्वेश्चन को अगर कहूँ तो ये है। अगर जैसे दूसरे चैप्टर में तो सारे इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर मैं एक क्वेश्चन को कहूँ तो महात्मा गांधी का तीनों आंदोलन तैयार करना है, ठीक है, असहयोग, सविनय और भारत छोड़ो, इसी तरह। तो महामंदी जो है कि इसमें आपको तैयार करना है कि महामंदी क्यों आई, मतलब इसका महामंदी कारण क्या था, क्यों आई, ठीक है, और इसके आने पर इसका परिणाम क्या हुआ, ठीक है। और आपको देखना है कि जो परिणाम क्या परिणाम मतलब कि इसका प्रभाव, ठीक है, इसका प्रभाव, महामंदी का कारण क्या था, क्यों आया, और इसका प्रभाव क्या पड़ा बाकी विश्व पर, लेकिन आपको प्रभाव देखना भारत पर। इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, आप जो भारत पर जो प्रभाव पड़ता है, ठीक है, उस प्रभाव को आपको सकारात्मक और नकारात्मक आपको दोनों देखना, ठीक है। तो इसमें आपको तैयार करना क्या है, महामंदी क्या था, क्यों आया, मतलब कारण क्या था इसका, और महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो सकारात्मक प्रभाव नकारात्मक प्रभाव दोनों आपको, दोनों डायमेंशन आपको लर्न करना है अच्छे से। तो सारे बस, इसके अलावा आपको हिस्ट्री में और कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। इसी से शॉर्ट लॉन्ग आंसर यहीं से आएंगे, ठीक है। बस बस ध्यान दीजिए, अगर शॉर्ट में आता है तो आप 2 पेज में लिखना है, लॉन्ग में आता है तो आप 3 पेज में लिखिए, ठीक है, अच्छे से अंडरलाइन करके हेडिंग बना के लिखिए। तो आप हेडिंग्स को प्रिपेयर कर लीजिए। इसी एक क्वेश्चन है तो इसके अंदर जो भी हेडिंग्स बनेगी, आप हेडिंग्स को माइंड में सेट कर लीजिए, बस हो गया, उसके अंदर आप समझ लीजिए और उसको बाद में अपने आप से लिख देना, ठीक। तो फिर हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग अब देखते हैं कि ज्योग्राफी में कौन कौन से चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा जो इतिहास है, इतिहास में टोटल 5 चैप्टर है। 5 चैप्टर में ऐसे कि जो शॉर्ट और लॉन्ग आंसर आता है 4-6 नंबर का, उसमें से पहला दूसरा तीसरा चैप्टर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है बस। उसके जो है चौथा पांचवा चैप्टर को आप टच नहीं करना है, टच सिर्फ एमसीक्यू के लिए करना है बस। उसके बाद हम लोग भूगोल में आते हैं। भूगोल जो है, भूगोल में 7 चैप्टर टोटल अपने सिलेबस में है,
सातों चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि सातों चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कि चैप्टर में जो सारे टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स में से कुछ ही टॉपिक्स पे हर वर्ष क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है। जैसे कि पहला जो चैप्टर संसाधन और विकास, इसका जो पहला टॉपिक है क्या है, संसाधन। तो आपको संसाधन अच्छे तैयार करना है कि संसाधन का अर्थ क्या होता है, व्हाट इज रिसोर्स, और इसका वर्गीकरण, ठीक है। वर्गीकरण मतलब कि बंटवारा, क्लासिफिकेशन, कि इसके आधार पर स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हैं, इसके आधार पर कितने प्रकार के, हमको वर्गीकरण याद तैयार करना है। मृदा दूसरा टॉपिक है, मृदा। मृदा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मृदा या फिर मिट्टी आप कह सकते हो, फिर मिट्टी, ठीक है। इसका जो है आपका वर्गीकरण कि भारत में कितने प्रकार की मृदाएं पाई जाती है, ठीक है। जैसे जलोढ़ हो गया, कपास काली हो गया, और लाल पीली हो गया, मरुस्थलीय हो गया, पर्वतीय मृदा। आपको क्वेश्चन तैयार करना है, 5 मृदा क्वेश्चन तैयार करना है, और 5 मृदा के अंदर आपकी याद रखना है, ठीक है। जैसे जलोढ़ है तो जलोढ़ कैसे बनता है, और जलोढ़ कैसे बनता है, इस पे कौन कौन से क्रॉप्स ज्यादा उग सकती हैं, और इसमें कौन सी मृदा में पाई जाती है, जैसे लोहा पाया जाता है या फिर पोटेशियम ज्यादा पाया जाता है, फिर क्या पाया जाता है, ठीक है। तो इसका क्षेत्र कहाँ पे होता है, ये जलोढ़ का क्षेत्र के कहाँ पे है, ये उत्तर मैदान में पाया जाता है, ठीक। ये आपको क्षेत्र याद रखना है। तो 5 मृदा के नाम, उनके अंदर की जो विशेषताएं, आपको वो अच्छे से याद करना है। मृदा का नाम, उनके अंदर याद करना आपको, उनकी विशेषताएं क्या है, उनका क्षेत्र क्या है, उनका उपयोग क्या है, कौन सी फसल के लिए ज्यादा उपयोगी होती है। जैसे काली मृदा कपास के लिए। अगला टॉपिक है संसाधन नियोजन और संसाधन संरक्षण। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। संसाधन नियोजन क्या, इसका मतलब क्या होता है और हम नियोजन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो संसाधन नियोजन, संसाधन संरक्षण, आप इन दो टॉपिक्स को क्या याद रखना है, इन दोनों टॉपिक्स का इसका अर्थ क्या होता है। ये संसाधन नियोजन मतलब क्या होता है, संसाधन संरक्षण मतलब क्या होता है, और इनके उपाय है। जैसे कि संसाधन नियोजन के क्या उपाय हैं, फिर संसाधन संरक्षण के क्या उपाय हैं, हमें वो याद करना है। उसके बाद भूक्षरण या फिर मृदा अपरदन या फिर भू निम्नीकरण, ये तीनों एक ही चीज है, अब एक ही वे में है, ठीक है। तो भूक्षरण और भू अपरदन, मृदा अपरदन दोनों एक ही चीज है। भू निम्नीकरण तो अलग है, लेकिन तीनों के एक ही, आप समझिए। तो आपको क्या याद करना है इसमें, याद करना आपको इसका अर्थ क्या होता है। उसके बाद जो है इसका प्रभाव और उपाय, रोकथाम के उपाय, ठीक है। जैसे कि भूक्षरण है, अब जैसे क्वेश्चन था भूक्षरण से आप क्या समझते हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, या फिर इसके नकारात्मक परिणाम क्या है। तो आपको लिखना, तो याद होना चाहिए कि भूक्षरण क्या है, इसका प्रभाव क्या होता है। जैसे कि ज्यादा तेज पानी बरसा तो मिट्टी कटाव हो गया, तो प्रभाव क्या होगा कि वन फिर अंदर जड़ों से कमजोर होने लगेंगे, तो वन जो गिरना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो भूक्षरण हो गया, मृदा अपरदन हो गया, भू निम्नीकरण। आपको इसमें जो है कि तैयार करना आपको इस तीनों एक ही चीजें हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम में आ गया भूक्षरण तो वही चीज है, भू अपरदन आ गया तो वही चीज है, ये आ गया तो वही चीज, घबराना मत, ठीक है। बस अलग अलग नाम है। तो इसका अर्थ क्या होता है, इसके प्रभाव क्या होते हैं, और रोकथाम के उपाय कि हम कैसे भूक्षरण को कम कर सकते हैं, कैसे मृदा अपरदन को कम कर सकते हैं, ठीक है। अगला चैप्टर है वन एवं वन्य जीव संसाधन, वन और वन्य जीव संसाधन। तो वन के लाभ हमें क्या है, हमें याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत इजी है। भारत में वन का वर्गीकरण कौन सा है, ठीक है, कि कितने टाइप्स के वन मिलते हैं भारत में। जैसे कि आपका हो गया उपोष्ण वन हो गया, ठीक है। तो लगभग 5-6 टाइप्स मैंग्रोव फॉरेस्ट हो गया। तो 5-6 टाइप्स आपको लर्न कर लेना इजी तरीके से, हेडिंग्स फॉर्म में याद कर लेना, ठीक है। वन का ह्रास क्यों होता है, ठीक है, कि वन का कटाव कैसे हो रहा है, वन का निम्नीकरण है वो कैसे हो रहा है, ठीक है। उसके कारण क्या है, वन संरक्षण, जैसे कि वन का ह्रास हो रहा है और ह्रास को हम कैसे कम कर सकते हैं, जैसे मतलब कि वन संरक्षण कैसे कर सकते हैं। तो वन संरक्षण के उपाय आप पता होना चाहिए, ठीक है। और वन्य जीव संरक्षण के उपाय कौन कौन से हैं,
तो वन मतलब कि फॉरेस्ट, और वन्य जीव मतलब कि जो उसमें रहने वाले जो जीव जंतु हैं, ठीक है, वन्य जीव। तो हम इसका कैसे वन संरक्षण की क्या मतलब है, वन संरक्षण क्या है, और मतलब इसका अर्थ, ठीक है, और इसके क्या उपाय हैं, ये है वन्य जीव संरक्षण। तो इसका क्या मतलब होता है, और इसके ये हमें पता होना चाहिए। जी सर, आगे सर। तो उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी में अगले चैप्टर पे चलते हैं। तीसरा चैप्टर हमारा है जल संसाधन, और चौथा कृषि है। तो जल संसाधन में देखोगे इसमें कौन से इंपॉर्टेंट है। तो जल संसाधन का अर्थ क्या होता है, मतलब जल संसाधन क्या होता है और इसका महत्व क्या है, महत्व या फिर आप कह सकते हैं लाभ, ठीक है। जल संसाधन का लाभ क्या है, ठीक, ये तैयार करना है फॉर्म में जल संरक्षण के उपाय, ठीक है। तो संरक्षण के उपाय कौन कौन से हैं, यहाँ पे देखो जो लिखा है वर्षा जल संग्रहण की विधियां। तो ये आपको ये लर्न कर लेना है कि जो रेनफॉल होता है, तो रेनफॉल होता है पूरा वाटर बह जाता है, तो हम कैसे रेनफॉल को स्टोर कर सकते हैं, ठीक, उसके लिए कुछ मेथड्स होते हैं। तो वी हैव टू लर्न दिस मेथड्स। तो जैसे कि हमने एक गड्ढा बना दिया और छत का पाइप लिंक कर दिया, तो छत का पानी आया पाइप से पूरा गड्ढे में स्टोर हो गया, तो हम कभी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली वो ऐसा होता है कि जो हमारा रीजन है वो मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पे ग्राउंड लेवल भरा होता है, हमें पानी की कमी नहीं होती। लेकिन इन केस में बात करूँ इन राजस्थान या पहाड़ी इलाके में, जहाँ पे ग्राउंड लेवल बहुत कम होता है और जल्दी से पानी नहीं मिलता है, तो वहाँ पे ये सारी उपाय बहुत ज्यादा कामगर होता है, ठीक है। वहाँ पे वर्षा जल संग्रहण पानी वर्षा उसको स्टोर कर लिया जाता है तालाब में, झील में, उसका बाद में यूज होता है, ठीक है, क्योंकि ग्राउंड लेवल वहाँ पे नहीं होता है। अगला है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, तो मतलब कि बांध, ठीक है। तो आपको बांध के जो उद्देश्य होते हैं उन उद्देश्यों को आपको लर्न कर लेना अच्छे से, ठीक है। मैंने उद्देश्य को लिखवाया भी था, कई बार मैंने उद्देश्य को लिखवाया भी है कि जैसे कि बिजली उत्पादन में उद्देश्य होता है, बाढ़ में नियंत्रण में होता है, सूखे में, कृषि में, सिंचाई में, सारी चीजें होती, ठीक है। आपको हेडिंग्स में बांध याद कर लेना है, ठीक है। और इसके साथ कुछ परियोजना के बारे में भी लर्न कर लेना है, जैसे कि दामोदर घाटी हो गया आपका। दामोदर घाटी आप किस नदी पर है, कहाँ पर है परियोजना, ठीक है। टिहरी बांध कहाँ पर है, किस नदी पर, ये याद कर लेना आपको। और जैसे हो गया टिहरी हो गया, दामोदर हो गया, ठीक है, और नागार्जुन सागर बांध हो गया, ठीक है आपका। तो याद कर लीजिए, ठीक है। ये जो परियोजना है वो किस नदी पर है, किस राज्य में है, ठीक है। तो ये होता है। अब जैसे आ गया कि दामोदर घाटी परियोजना के बारे में लिखिए, तो आपको लिखना है मतलब कि दामोदर घाटी परियोजना है वो कहाँ पर है, किस राज्य में है, और जो इस नदी पर है, इसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य तीनों को उद्देश्य कॉमन है, वही जो बांध का उद्देश्य है कि बिजली का उत्पादन करना है, कृषि के लिए सहायक है, बाढ़ का नियंत्रण हो गया है, ठीक है, और जल भराव की स्थिति को कम करना है, ठीक है, मत्स्य पालन के लिए सहायक है, नौका संचालन के लिए सहायक है, टूरिज्म को बढ़ावा देता है, तो सारी चीजें हैं। आपको अच्छे से हेडिंग्स को माइंड में सेट कर लेना है। जल दुर्लभता, तो जल दुर्लभता का क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ जैसा कि जहाँ पे जल की कमी हो जाती है, ठीक है, तो जल दुर्लभता का अर्थ आपको याद कर लेना है। और जो है कि इसके उपाय हम कैसे जल दुर्लभता को कम कर सकते हैं, तो इसको उपाय में देखोगे, ये उपाय में आएगा वर्षा जल संग्रहण की, जो रेन वाटर उसको हम स्टोर करें तो जल की कमी ना हो, ठीक है। तो ये चीजें आपस में चीजें इंटरलिंक होते हैं, ठीक है। अगला चैप्टर कृषि, तो कृषि में आपको कृषि के प्रकार याद कर लेना, ठीक है। कृषि के प्रकार में जो भी होता है निर्वाह कृषि, वाणिज्यिक कृषि। तो वाणिज्यिक कृषि क्या होता है आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए, ठीक है। निर्वाह कृषि क्या होता है, अच्छा तैयार, देखो दोनों में डिफरेंस जब याद करना, दोनों को तो डिफरेंस याद करना, मतलब कि दोनों में अंतर याद करना कि इधर इधर वाणिज्यिक कृषि में क्या क्या होता है, निर्वाह में क्या क्या होता है, ठीक है। और भारतीय कृषि है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं याद आपको हेडिंग्स में लर्न होना चाहिए। कृषि का महत्व या लाभ लर्न कर लीजिए।
सस्य प्रारूप सबको पता है, जो क्रॉपिंग पैटर्न होता है एग्रीकल्चर का इंडिया में, एक होता है रबी, दूसरा खरीफ, तीसरा जायद। तो रबी, खरीफ, जायद, ठीक है, तीन चीजें होती हैं। तो रबी कौन से मौसम में कौन सी उगाई जाती है, खरीफ कौन से मौसम में होता है, जायद कौन से मौसम में होता है। और उसके बाद जो है, जैसे रबी है तो रबी जो है कि जैसे रबी ठंड में होता है, विंटर सीजन, तो विंटर में कौन कौन से क्रॉप्स आ गए, जैसे मस्टर्ड आ गया, सरसों, गेहूं, ये सारी चीजें इसी तरह खरीफ में, जायद में भी याद कर लेना है। उसके बाद भारत की प्रमुख फसलें कौन कौन सी, जैसे गेहूं है, चावल है, गन्ना है, कपास है, ये सारी चीजें आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। बस हम लोग चलते हैं, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ने से। अब हम लोग चलते हैं फिफ्थ चैप्टर पे, फिफ्थ और सिक्स पे। उसके बाद जो हमारा अगला ज्योग्राफी में चैप्टर बचता है, जैसे कि पांचवा चैप्टर खनिज हो गया, छठवां उद्योग, सातवां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर हो गया। खनिज वाले चैप्टर में खनिज का अर्थ क्या होता है, इसका वर्गीकरण, ठीक है, खनिज, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज, फिर धात्विक में लौह, अलोह, ठीक है, इस तरह। और फिर खनिज का लाभ या महत्व क्या है, दोनों एक ही चीज है। जैसे ऊर्जा संसाधन क्या होता है, ऐसे संसाधन जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, उनके ऊपर तैयार कर लेना कौन कौन से ऊर्जा संसाधन है। तो भारत में जो लो एक्स है, भारत में लो एक्स कहाँ कहाँ मिलता है हमें, वो जो पेटियां हैं, चार पेटी हैं, वो हमें वो चार बेल्ट्स को अच्छे से विभिन्न करना है हेडिंग्स फॉर्म में। उसके बाद में परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत है वो क्या है, ठीक है। देखो, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत जैसे कोयला, पेट्रोलियम, कि हम एक बार यूज करते हैं खत्म हो जाता है, लेकिन गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत जैसे कि सौर ऊर्जा हो गया है, सौर ऊर्जा हो गया है, ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, तो ये गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। तो हमें दोनों के स्रोत को ऐसा लर्न कर लेना है, ठीक, कौन कौन से स्रोत हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो हेडिंग फॉर्म में देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है वो कई बार पूछा गया है, कई बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है चैप्टर है उद्योग। तो उद्योग क्या होता है, उद्योग का वर्गीकरण, ठीक है, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, हस्तकरघा उद्योग, ठीक है, ये हमें याद कर लेना है। तो उद्योग का वर्गीकरण कौन 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 वेरियस व्यास पे उसका अलग अलग प्रकार होता है, ठीक है। उसके बाद इसका उद्योग का महत्व, लाभ क्या हमें यहाँ तैयार करना है। कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में अंतर क्या होता है, ठीक है, और उनके विकास के सुझाव क्या क्या, कि कैसे क्या क्या उपाय किया जाए कि कुटीर उद्योग और ऊपर बढ़ेगा, क्या क्या उपाय किया जाए कि लघु उद्योग और प्रमोट होगा, ठीक है। अगला चैप्टर है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। इसमें आपको तैयार करना है परिवहन और संचार का महत्व क्या है, ठीक है, क्या इसका महत्व या लाभ है, ठीक। उसके बाद देखो, संचार का अर्थ क्या होता है, संचार के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। परिवहन में आपको सड़क परिवहन, पाइपलाइन, ये दोनों चीजें पढ़ लेना बस। ये सड़क परिवहन क्या होता है, पाइपलाइन क्या होता है, ठीक। जैसे कि परिवहन मतलब कि यहाँ से वहां तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्ट करना, चीजों को सेंड करना, तो बाई रोड हो सकता है। पाइपलाइन मतलब जो जमीन के अंदर पाइप बेचती है, जिसमें हम जो भी फर्टिलाइजर्स के उपयोग के लिए जो भी गैसेस या लिक्विड्स होता है, तो पाइपलाइन का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे एचपीजे पाइपलाइन जो हजीरा विजयनगर से ग्रीसपुर हो जाता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो ज्योग्राफी में हमने सारे चैप्टर्स देख लिए, इसके अलावा ज्योग्राफी में और कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक। आपको ये ध्यान रखिए कि आप जो हेड चीजें तो हेडिंग्स फॉर्म में याद करिए, हेडिंग्स बनाइए, हेडिंग्स को माइंड में सेट कीजिए, बस हेडिंग्स एक पेज में नोट करिए, हेडिंग्स को रिवाइज कीजिए, और हेडिंग्स को आप ब्रीफली एग्जाम में हेडिंग्स को अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली आप जो इसको डिफाइन कर दीजिए बस। फिर उसके बाद हम चलते हैं कि जो नागरिक शासन, उसमें कौन कौन से चैप्टर्स इम्पोर्टेंट है, ठीक। अब हम सिविक्स देखते हैं। जैसे कि सिविक्स में, कक्षा 10 में सिविक्स में 5 चैप्टर्स हैं। पहला है सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी में दो दो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जो पूछे जाते हैं। बेल्जियम की शासन व्यवस्था है, ऊपर याद कर लीजिए कि बेल्जियम में कैसी शासन व्यवस्था है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी की आवश्यक है। ये वाला क्वेश्चन भी आपको लर्न कर लेना अच्छे से, ठीक है। ये आपको मिलेंगे क्वेश्चन बैंक्स में आपको मिलेंगे, ठीक है। संघवाद में आपको याद करना संघवाद का क्या मतलब होता है, और भारतीय जो संघवाद है इसकी विशेषताएं क्या है, आपको विशेषताएं याद करना है, ठीक है। जैसे कि लिखित संविधान है, और जो है दोहरी सरकार है, ठीक, कठोर संविधान है, और लिखित संविधान, दोहरी शासन,
और जो है सर्वोच्च न्यायपालिका, ठीक, फंडामेंटल राइट्स ये भी है। तो अगला है संज्ञानात्मक शासन और जो एकात्मक शासन होता है उसमें अंतर क्या होता है, आपको याद करना है। अगला चैप्टर है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। इसमें आपको जातिवाद क्या होता है ये याद कर लेना है, और भारतीय लोकतंत्र में इसकी भूमिका क्या है ये याद करना है, ठीक है। और जो विधायिका है, लेजिस्लेटिव जो असेंबली में विधायिका महिलाओं की प्रतिनिधित्व स्थिति कैसी है, ठीक है, कम है और कम क्यों है, कैसे हम इसको बढ़ा सकते हैं, बढ़ाने के उपाय क्या क्या है, ठीक है, हमें लाभ क्या होगा। तो आपको क्वेश्चन बैंक में मिलेगी ये सब चीजें। उसके बाद में है राजनीतिक दल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको राजनीतिक दल का मतलब क्या होता है, इसके राजनीतिक जो दल के कार्य क्या होते हैं, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्य को याद करना सबको, और इसका महत्व क्या होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गठबंधन सरकार याद करना आपको क्या होता है, ठीक है। फिर 5वां चैप्टर और लास्ट चैप्टर नागरिक शास्त्र का है, लोकतंत्र के परिणाम, लोकतंत्र के परिणाम। तो इसमें आपको याद करना है कि जो लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है और लोकतंत्र की विशेषताएं, बहुत इंपॉर्टेंट, लोकतंत्र की विशेषताएं, ठीक है। ये सर आ रहे सर। अब हम आ जाते हैं इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र में 5 चैप्टर हैं अपने सिलेबस में, विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था की क्षेत्रक, मुद्रा और साख, और अगला है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, फिर उपभोक्ता अधिकार। जो पहला चैप्टर उसमें विकास, विकास का अर्थ क्या होता है हमें पढ़ लेना है, और राष्ट्रीय आय क्या होता है और प्रति व्यक्ति आय क्या होता है ये हमें पढ़ लेना है, और दोनों में अंतर क्या होता है, ठीक है। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या होता है हमें अच्छे से पढ़ लेना है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक क्या है, ठीक है, मानव विकास सूचकांक ये क्या होता है पढ़ लेना। उसका भारतीय अर्थव्यवस्था क्षेत्रक, सबको पता है 3 क्षेत्रक होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, और तीनों क्षेत्रक में क्या क्या है, जैसे प्रथम क्षेत्रक में कृषि, खनन, वानिकी, भोजन संग्रहण आता है, ठीक है। इसी तरह याद कर लेना, और तीनों क्षेत्र की विशेषताएं। तृतीय क्षेत्रक अच्छे से याद करना है क्योंकि इससे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। और संगठित और असंगठित क्षेत्र में अंतर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट दूसरा वाला। उसका मुद्रा साख, इसमें वस्तु निर्णय प्रणाली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका गुण क्या होता है, दोष, वस्तु निर्णय प्रणाली का गुण और दोष, तो हमें दोनों याद कर लेना हेडिंग्स फॉर्म में, ठीक है। अगला चैप्टर वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। तो कोई ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में पहली चीज के वैश्वीकरण क्या होता है हमें अच्छे से पढ़ लेना है, और वैश्वीकरण का जो है भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा उस प्रभाव को हमें पढ़ लेना है। और उसके बाद जो है कि विश्व व्यापार संगठन जो है एक बॉडी है जो वर्ल्ड लेवल पे विश्व के ट्रेड को रेगुलेट करती है, हमें उस बॉडी को पढ़ना है। विश्व व्यापार संगठन क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, क्यों हुई, किस लिए हुई, ठीक है, बस। मतलब WTO जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई और किस लिए हुई और इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, बस। और ये कौन से काम करता है, बस, ठीक है। WTO का कौन सा फंक्शन है। उसके बाद अगला है चैप्टर उपभोक्ता अधिकार। तो उपभोक्ता अधिकार में हमें पढ़ना है कि जो उपभोक्ता अधिकार है, तो उपभोक्ताओं को कौन कौन से उपभोक्ताओं के पास कौन कौन से प्रकार के अधिकार है, वो 5-6 प्रकार के अधिकार हमें अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। और अगला है, और इसी में वो जो है जैसे उपभोक्ताओं को शोषण होता है, तो शोषण किन तरीकों से होता है वो हमें पढ़ लेना हेडिंग फॉर्म में। जो है उसके बाद जो है कि उपभोक्ता सुरक्षा की आवश्यकता क्या है, बस हो गया है। इकोनॉमिक्स कंप्लीट है। तो हमने बताया था जो एमसीक्यूज इसके लिए पीवाईक्यूज और क्वेश्चन बैंक में जितने भी चैप्टर्स के एमसीक्यूज सबको मार लेना अच्छे से कंप्लीट, ठीक है, विद इन मोर देन इनफ। और उसके बाद जो है कि जो मैप है, मैप के लिए हमें सिर्फ पीवाईक्यू जो अनसॉल्व है अनसॉल्व देखना है, हिस्ट्री ज्योग्राफी मैप, और जो शॉर्ट लॉन्ग है उसके लिए हमने लिखा दिया हर चैप्टर की, बस यही तैयार कीजिए। ये अच्छे से लिखिए, हेडिंग फॉर्म में लिखिए, 2 पेज फॉर शॉर्ट, 3 पेज फॉर लॉन्ग, और बाद में आप फ्लो चार्ट बनाइए। और जो भी क्वेश्चंस है, जैसे जहाँ पे आपको मैप पता है, जैसे कि महात्मा गांधी का आंदोलन आता है उसमें पता है कि खेड़ा कहाँ है, सत्याग्रह का खेड़ा कहाँ है, अहमदाबाद और चंपारण, तो आप मैप बना के चीजें दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, नेक्स्ट सेशन में हम यही सारे क्वेश्चंस अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। गुड बाय।